स्वागत है। ये जो नाटक है, ये जब हम उतारने की सोच रहे थे तो सोच नहीं पा रहे थे कि आप सब आ जाएंगे। माय सन इज रेपिस्ट सुनकर अगर लोग इतने भी आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत माय सन इज रेपिस्ट लिखने में मुझे बहुत दर्द हुआ है, बहुत दुखी रही हूँ, पर पूरा विश्वास है कि आप जब ये प्ले देखेंगे, छोटे बड़े सब लोग बहुत ही प्यारा सा मैसेज लेकर यहाँ से जाएंगे, जो कि हम नाटककार होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ हम ऐसे मैसेजेस समाज को दें कि उनको वो अपने हृदय में रख कर यहाँ से ले जाएं। कुछ गलती हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए तो आप हमारे अपने ही हैं, रेगुलर मिलते ही रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, हम शुरू करने जा रहे हैं नाटक माय सन इज रेपिस्ट। सॉरी, मैं आज एक अनाउंसमेंट करना भूल गई हूँ। प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग सब अपने बेशकीमती हीरे को थोड़ी देर के लिए चुप करा दें, मात्र 1 घंटे की, है ना। मैं अपने फ़ोनों को कहती हूँ कलीनन हीरा, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं, हम मर भी सकते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1 आधे घंटे के लिए, आप बहुत जल्दी हम प्ले ख़त्म करेंगे, बस बंद कराएं और जिसका भी बजे वो मुझे बताएं, उससे पूरा जितना भी खर्चा हो ना उससे हम पैसे लें। भाई वाह मिंकी, तुम तो बड़ा अच्छा डांस करती हो। आप अपनी कीज क्यों ले जाना भूल जाते हो? आंटी को बिना बात परेशान करते हो। यार भूलता नहीं हूँ, मुझे याद नहीं रहता। ज्यादा बातों में मत घुमाया करो भैया, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आप जाओ, मुझे डांस प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ऐसा करोगी तो जीत ले तुमने कॉम्पिटिशन्स। मैं सिखाता हूँ तुम्हें डांस के एकदम कैची स्टेप्स। ये कर लिए ना, गारंटी है कि फर्स्ट आओगी। वैसे आंटी गए? कीर्तन में गई हैं, 5 बजे तक आ जाएंगी, क्यों पूछ रहे हो? अरे छोड़ो ना सब, लेट्स स्टार्ट, कम। आओ। And this is 3। चुप हो जाओ वरना डांस बिगड़ जाएगा और तुम्हारे को चोट लग जाएगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा, सब तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें सब बैठ कर बोलेंगे ना। चुप चुप चुप। लो, डांस कंप्लीट हो गया। भैया बहुत बुरा, I hate you, I hate you। Yes, I agree. I am bad boy। याद है ना, किसी को नहीं बताना कि हम दोनों ने मिलकर डांस किया था, वरना मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें डांट पड़ेगी अपने मम्मी पापा से, स्कूल में तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैं तो लड़का हूँ, वो भी बिग बॉय, तो लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता। वैसे इतनी बुरी भी चीज़ नहीं है बेबी डांस। कम, लेट्स कंटिन्यू। कम ना, कम कम कम, प्लीज 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 प्लीज। मुझे कौन सा किसी ने कुछ कहना है, मैं तो लड़का हूँ, वो भी बिग बॉय, किसी को नहीं कहना, ठीक है?
किसी को नहीं। ओ दादू, दादू आपने प्रॉमिस किया था कि मेरे इंडिया आते मुझे बाइक लेकर दोगी। ले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू आज ही ले बाइक। मेरा सब कुछ तो तेरा ही है ना। पर अपनी माँ को समझा लियो, वो जरूर चिक चिक करेगी। तू ऐसा कर, उसे बताइयो ही मत। पागल हो गया दादू, उन्हें बताना मतलब जान आफत में करना। वो तो कहेगी इफ यू वांट बाइक अनंत, फर्स्ट यू हैव टू अर्न ग्रेट गुड कॉजेस, देन यू गेट एवरीथिंग। आधी पागल है तेरी माँ। कहाँ रह गई मम्मा, मम्मा कहाँ है? टाइम आ गया, ओके बैठ जाओ। हाय मम्मा, हाउ वाज द डे? Good, good, very good. How was yours? As usual, fantastic. क्या बात है? MBA करके आया आनंद, वो भी बाहर की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से। कब तक ऐसे बैठा रहेगा बेटा? तुझे नहीं लगता कि अब तक तेरे हाथ में जॉब होनी चाहिए थी? मेरे बच्चे को आए अभी महीना नहीं हुआ और अभी से उसे काम में लगा दे। खुद तो सारा दिन फालतू की औरतों में सिर मारती रहती है। उसे भी बना दे अपने जैसा। मम्मा, उसे सिर मारना नहीं कहते, उसे काउंसलिंग करना कहते हैं। उसे काउंसलिंग भी नहीं कहते बेटा, उसे आदमियों के खिलाफ भड़काना कहते हैं। यही तो त्रासदी है दुनिया की, औरत ही औरत को नहीं समझ पाती। एनीवेज, मैं जा रही हूँ चाय बनाने, किसी को पीना होगा तो मुझे बता देना। क्या हुआ, आज भी कल से नहीं आएगी? पूछिए अपने लाडले से। अरे क्या कल बकवास से कर क्यों नहीं आ रही है? अरे क्या बकवास कर रही है? इसका क्या वास्ता काम वाली से? अरे दादी छोड़ो ना मम्मा को, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे सुन सुन, कहाँ जा रहा हाँ तो- है? अरे सुन बेटा, जल्दी आ जाइयो, वरना तेरी माँ को एक और बहाना मिल जाएगा मुझसे बातें करने का, मुझे केस बोलने का। हद हो गई तुम्हारी। हाँ हाँ यार, एनी टाइम आई कैन कम। एब्सोल्युटली ब्रो, नो प्रॉब्लम। आई विल होस्ट यू। हाँ 6 PM। भाई मैं आऊँगा ना बोला तो। ओके ओके, पापा इज हियर, मैं करता हूँ बात। ठीक है ब्रो, सी यू। यस पापा, व्हाट हैपेंड? नथिंग। अपने बेटे से बात करने के लिए कुछ हैपेंड या हैपनिंग होना जरूरी होता है क्या? नो पापा, आइए ना, आप तो वर्ल्ड के कूलेस्ट डैड हैं। आइए। तुमने कलसी को कुछ कहा था क्या? व्हाट? कौन कलसी? मेरी तरफ देखकर पूछो अनंत, कौन कलसी? बोलो क्या कहा था? पापा क्या है ये, आप लोगों को कोई कुछ भी मेरे बारे में आकर बोल जाएगा तो आप मुझ पर विश्वास करोगे, बाहर वालों पर? कौन आपका सगा है, मैं या कलसी? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुमने कलसी को क्या कहा था? उसने काम पर आने से मना क्यों कर दिया? पापा गॉड स्वेयर, मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं अपनी कॉफी बनाने किचन में गया था, उसने कहा मैं बना देती हूँ, मैंने कहा मैं अपनी कॉफी खुद बनाता हूँ, उसके बाद वो चली गई। तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा, हमारी परवरिश में शायद कोई कमी रह गई है। माँ ने तो तुम्हें बचपन से सिखाया है हर इंसान की रिस्पेक्ट करना, और खासकर विमेन की। हाँ मैं करता भी हूँ पापा। बेटा जब तुम यहाँ थे ना, तुम कलसी को दीदी कहकर बुलाते थे। जब से बाहर से वापस आए हो, उसका नाम लेकर बुलाने लगे हो। क्यों? क्या बताना चाहते हो कि तुम्हारी नजर में सब समान हैं? बहुत बिलीव करने लगे हो तुम जेंडर इक्वालिटी पर। यस, तभी तो मैंने उससे कहा था कि साथ बैठ जाओ, साथ में कॉफी पीते हैं। उसका रास्ता रोक कर। हो पापा, उससे लगा होगा, पर मैंने बस उसे थोड़ा सा फोर्स किया था कि मैं अकेला हूं तो मुझे थोड़ी सी कंपनी चाहिए। आपने वो मूवी देखी सर? उसमें एक मेड के लिए उसके मालिक के मन में सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। लेकिन वो मालिक उस मेड का रास्ता नहीं रोकता, ना ही उसका साड़ी पकड़ने की कोशिश करता है, और ना ही उससे उसका बस्ट साइज पूछता है। पता नहीं क्या क्या बकवास करके गई है वो। चलो बेटा, हम मान लेते हैं कि तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती है, वरना मम्मा तो तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है, ताकि इन फ्यूचर ऐसी घटिया हरकत करने की सोचो भी नहीं। क्या सजा देगी अपने बेटे को? जेल भिजवा देगी? आप भी क्या बात करते हो पापा? सच बात कर रहा हूं। वो ये कंप्लेंट लिख चुकी है। मैंने ही जैसे तैसे उसे रोका कि तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ कर दे। रियली?
टू बैड पापा कि मम्मा मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट दिखाना चाहती थी, अपने बेटे के अगेंस्ट कंप्लेंट दिखाना चाहती थी। कहने आज क्योंकि मैं आप लोगों का बेटा हूं ना, चलो माना मैंने ऐसा किया, इसका मतलब ये क्या वो जेल में डलवा दोगे? अपने घर की नौकरानी पे विश्वास करोगे, मेरे पे नहीं? हाँ, वो सच बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूं। वाह पापा वाह, नमन करता हूं ऐसे माता पिता के आगे। भगवान सब कुछ दे पर ऐसे माता पिता ना दे। लिसन आनंद, इतना सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है। पापा मुझे अपने होने पे शर्म आ रही है कि मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास नहीं करते। आप ही बताइए, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो बाहर वाले दुनिया वाले मुझ पर विश्वास करेंगे? मुझे तो मर जाना चाहिए ना। बेटा मेरा मतलब वो नहीं। आपका वही मतलब है, आप मेरे से हेट करते, मम्मा मेरे से हेट करती, तो मैं क्यों रहूं उस घर में? सच बात तो ये मुझे मर जाना चाहिए। ओ माय गॉड, मेरे पेरेंट मेरे से हेट करते हैं। आई विल किल माई सेल्फ। पापा मैं आज मरूंगा, नहीं याद रखो। नो आई विल किल माई सेल्फ, आई विल किल माई सेल्फ। पापा मेरा मतलब वो नहीं था। अरे बेटा हम जानते हैं तुम हमारे सबसे अच्छे बच्चे हो, तुम्हें संस्कार है हमारे भाई, तुम बुरे कैसे हो सकते हो? पापा प्लीज प्लीज लीव मी अलोन पापा प्लीज। ओके, ये अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ रख के जा रहा हूँ। तुम्हारी पार्टी है ना आज रात को, एंजॉय योरसेल्फ। पैसा हेलो, सो गाइस आई एम कमिंग। पूरी रात जश्न मनाएंगे। मिंकी, मिंकी क्या हुआ बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? उठो फटाफट। नहीं जाना मम्मा, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फालतू के ना बहाने नहीं चलेंगे मिंकी मैडम, फटाफट से तैयार हो जाओ वरना आज रिक्शे में नहीं झाड़ू पर स्कूल पहुंचाऊंगी तुम्हें, समझी? सच्ची मम्मा, कोई बहाना नहीं कर रही हूँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मिंकी फटाफट उठ, बुलाओ चौकीदार को। नहीं, चौकीदार भैया। नहीं नहीं मम्मा, किसी को मत बुलाना, मैं जा रही हूँ। मम्मा मैं जा रही स्कूल, मम्मा जा रही स्कूल, मम्मा स्कूल। मिंकी, मिंकी, मिंकी क्या हुआ? ये खून कैसा मिंकी? मिंकी ये खून कैसा? मिंकी, मिंकी, मिंकी। दादू दादू तेरी कहीं बिजी होगी भाई। हाँ मैं नया फोन लेकर आया हूँ, दादू को दिखाऊंगा। दादू कम कोई दिखाना बस। इधर आओ ना, कहाँ चली जाती हो? इधर आओ। ला मैं लूं तुम्हारी आगे फोटो। क्या सोचा है आनंद? आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे का कौन जाने मम्मा क्या होगा, आगे का कौन जाने क्या होगा। बस यही पल जीना चाहता हूँ आपके साथ, ओके? अपनी दादू के साथ और अपने पापा के साथ। आगे का कौन जाने क्या होगा। हमने भी अगर यही सोच लिया होता ना तो आप अपना MBA करने बाहर ना गए होते। तृप्ता से कोई सीखे कि एक अच्छे खासे हंसते बोलते पल पर मिट्टी कैसे डाली जाती है। ये टैलेंट तुम्हारा अभी डेवलप हुआ है या लेकर ही पैदा हुई थी? मम्मा तुम माँ बेटे के बीच में मत पड़ा करो ना प्लीज। अच्छा, और ये जो दादी पोते के बीच में पड़ती है, तब तो तूने कभी कुछ नहीं कहा इससे। मैंने इससे कहा था इसकी बाइक की पेमेंट कर दियो। हाँ वो तो आप करोगी ना। तो चुप कर। मैंने इससे कहा था इसकी बाइक की पेमेंट कर दियो। पूछ इससे की इसने। मम्मा अनन अब बच्चा नहीं रह गया, राइट? ही हैज टू अर्न हिज बाइक। अब उसकी नौकरी पर जिस दिन ज्वाइन करेगा बाइक आ जाएगी। क्यों तृप्ता? हाँ, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में, जो बेचारा मेरा पोता ही भरेगा। मैं क्यों? अरे भाई क्या दुश्मनी है इसकी मेरे पोते से? उसकी कोई दुश्मनी नहीं है माँ, वो सिर्फ इसकी हरकतों से परेशान हो जाती है। इसे एक अच्छा खासा समझदार इंसान बनाने के लिए जिम्मेदारी डालती है उस पर, और क्या। मैं भी तो सुनूं ऐसी क्या हरकतें करता है मेरा बच्चा, उसे हर दम शक की निगाहों से देखा जाता है इस घर में। दीदी, तृप्ता दीदी,
दीदी कहाँ हो? क्या हुआ मौली? क्या दीदी? अनंत कहाँ है? क्या हुआ? क्या कर दिया मेरे अनंत ने? जिसे देखो अनंत के सिर पे चढ़ा चला आता है। इसी से पूछिए क्या किया इसने मेरी बेटी के साथ? अनंत क्या कह रही है मौली आंटी? पापा मुझे क्या पता क्या कह रही है मौली आंटी। मतलब कोई भी ऐरा गैरा आकर मेरे बारे में कुछ भी बोल जाएगा और आप एक उसकी साइड ले लोगे। अब दादी बोलो ना इनसे। मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ अनंत। तेरा बचपन मेरी गोद में बीता है। तो इसका मतलब ये कि आप मुझ पर कुछ भी आरोप लगा दोगी? मिकी बताओ भैया ने क्या किया है तुम्हारे साथ? मौली चुपचाप चलिए यहाँ से। मेरे बच्चे को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, समझी? अपनी लड़की की हरकतें देखी है तूने? है तो पैंदनी सी, पर इसकी हरकतें और अदाएं किसी जवान लड़की से कम नहीं है। हाँ, अभी से संभाल ले से, वरना आगे जाके जाने क्या क्या गुल खिलाएगी तेरी मिनकी। हम अपने पोते से पूछने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही है ना, क्योंकि आप मन ही मन जानती है कि इसने क्या किया है। एक शब्द और बोली ना तो जबान खींच लूंगी तेरी। बड़ी आई मेरे मुंह में शब्द डाल रही है, लो बोलो तो। हारी हुई भावना में आंटी, आपका पोता मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती कर गया और मैं फिर भी आपके ताने सुन रही हूँ कि संभाल ले इसे, वरना बड़े होकर क्या गुल खिलाएगी। मैं आपकी जुबान खींचने की कह भी नहीं सकती, क्योंकि यही तो नियम है समाज का कि जिसके साथ जबरदस्ती होती है उसे और उसके परिवार को चुप करा दिया जाता है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर। सॉरी मिंकी, सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया मिंकी? मिंकी बोलो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मिंकी एक शब्द भी और नहीं अनंत, बोलने दो उसे। मम्मा घर चलो, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे ले चलो। बस अब आप दूर हो जाइए मेरी बेटी से। मुझे नहीं पता अनंत को क्या सजा मिलेगी, पर सजा तो जरूर मिलेगी और मैं हर दिन दुआ करूंगी कि इसे ऐसी सजा मिले कि दुनिया देखे और सबक ले। जा 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 यहाँ से, बहुत देखी तेरे जैसी। बड़ी आई मेरे बच्चे पे आरोप लगाने वाली, कैरेक्टरलेस कहेंगी ये भी और इसकी माँ भी। दीदी मुझे आपसे ये उम्मीद तो ना थी। मौली मेरी बात तो सुन। मौली नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। बहुत समय तक मैं अपनी कविताएं सुनाता रहा, पर आज सुनीता जी की लिखी हुई एक कविता मुझे मिली। मैंने सोचा कि आज आप सबको वही कविता सुनाता हूं। कविता है मैं लड़का नहीं जन्मूंगी। वाह, वो नई नवेली दुल्हन अक्सर मेरे पास आ जाया करती थी। अभी वो कम, उसकी चूड़ियां और झांझर ज्यादा बोलती थी। उसकी मुस्कान उसके दिन और रात के राज खोलती थी। चेहरे पर नूर थोड़ा बढ़ आया था जब उसने बताया था कि वो उम्मीद से है। उसकी खुशियां मेरे आंगन में चहकने लगी थी। मेरे आंगन की सारी चिड़िया उसे देखकर अपनी खुशी का इजहार करने लगी थी। वो मेरे आंगन का एक जरूरी अंग बन गई थी। सुबह से ही मेरे कान और मेरे आंगन की चिड़िया उसका इंतजार किया करती थी। उस दिन सुबह सवेरे वो मेरे आंगन में आके बैठ गई। उसकी खिलखिलाहट कहीं गुम थी। उसकी उदासी मेरे आंगन में पसर रही थी। मेरे आंगन की चिड़िया उसके आंसू के मोती चुन चुन के रख रही थी। मुझे देखते ही बोली, जीजी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पता करना है कि लड़का होगा या लड़की। अरे मैंने उसे हल्के से डांटते हुए कहा, मैं तो तुझे बहुत समझदार समझती थी, पर तू भी बेटी की दुश्मन ही निकली।
ना जीजी ना वो हल्के से चीखी। लड़की हुई तो उसे खुशी से सीने से लगाऊंगी, पर लड़के की मां बनने का गर्व न ले पाऊंगी। देखा तो कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे बेटा हो ये हर मां का गर्व होता है, बेटा ही तो वंश का चिराग होता है। बेटा ना होगा तो मां बाप को मुखाग्नि कौन देगा। अरे बेटा हो इसके लिए तो पढ़े लिखे लोग भी टोने टोट के दवा दारू करते हैं, घनघोर मिन्नतें मांगते हैं। और तू कह रही है कि बेटा होने का गर्व ना ले पाएगी। वो अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली, कल रात 4 लड़के न जाने कहां से एक विदेशी लड़की ले आए थे। रात भर उसकी कान फाड़ देने वाली चीखें पूरी बस्ती के कानों में पड़ रही थी। हर मां के चेहरे की रंगत उड़ रही थी। पर फिर भी सुबह किसी भी मां की हिम्मत अपने बेटे से पूछने की यह ना हुई कि वो कल रात कहां था। और सुबह उस लड़की की लाश नाले के पास पड़ी मिली। हर औरत उसके पास सिहर कर खड़ी हुई। मैं उसकी इस बात से कपा गई। अब तक हर बात अखबार की लगती थी, 2-4 गालियां देकर बात मन से निकाल दी जाती थी। आज लगा कि जैसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने ही हुआ है। और मैंने उस होने के एक शब्द को कुछ नहीं कहा है। मैं उस वक्त अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। न नफरत थी न गुस्सा। मैं क्यों हूं ये सोच रही थी। खैर मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुझे बेटा हुआ तो उसे अच्छे संस्कार देना। फिर वो ऐसा क्यों करे? किसी की बेटी पर गंदी नजर क्यों रखेगा? ये तो मां की परवरिश पर निर्भर करता है कि वो कैसा इंसान बनता है। वो हंसते हुए बोली, जी कौन मां अपने बेटे को देती है ये संस्कार कि जा किसी लड़की का करा बलात्कार। जा बाहर खड़ी लड़की के बदन को झांक, उसे जितना परेशान करना है कर, अगर विरोध करे तो उस पर तेजाब फेंक करा। दोस्ती करके उसे फुसलाना, उसके शरीर से खेलना, और जब उसकी हक की बारी आए तो शरीर के टुकड़े करके किसी थैले में फेंक कर आना। बताओ ना दीदी, बताओ कौन सी मां देती होगी अपने बच्चे को यह संस्कार कि अफसर बन जाए तो अपने ऑफिस की लड़की का मजबूरी का फायदा उठाना, मौका मिलते ही उसे सताना, उसके ऊपर सारे आरोप लगाना, और घर में आकर अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने की कहानी सुनाना। सही तो कह रही थी। कौन मां अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देती होगी? पर फिर भी रेप तो होते हैं ना। वो लोग भी तो किसी की कोख से जन्मते होंगे ना, किसी बहन की रक्षा करने वाले भाई होते होंगे ना। वो अपने रूठते गले से बोली, जी मेरी कोख ऐसी हुई तो। ये सवाल उसने खड़ा किया। फिर कहा, जी मैं ये भार नहीं ले पाऊंगी, बस एक बार देखना है, अगर लड़का है तो मुझे अपनी कोख को शुद्ध करना है। वो बार बार रो रो कर कह रही थी, जी
मुझे लड़के की मां बनने का गर्व नहीं लेना। मैं सोच रही थी कि नहीं देखा मैंने आज तक किसी मां का इतना बड़ा कलेजा जो अपने बेटे से पूछ पाए कि वो सारी रात कहां था। नहीं देखा ऐसी मां का कलेजा। अगर बेटा किसी के साथ ज्यादती करके आए तो मां पुलिस को बुलाए और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाए। शायद उसकी कोख भी उसका दर्द समझ गई थी और उसकी कोख रिस गई थी। कुछ दिन बाद वो मेरे आंगन में आई। हाथ में एक पोटली थी, चेहरा जर्द पीला था, आंखों में दर्द था, पर चेहरे पर सुकून था। वो गीली आंखों से मुस्कुरा के बोली, जी आखिरी बार मिलने आई हूं, अपने गांव जा रही हूं। मैंने पूछा खुश हो? तो वो गर्व से मुस्कुराते हुए बोली, जी मेरी कोख शुद्ध हो गई है। मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया। जब तक एक भी लड़की असुरक्षित है, मैं अपनी कोख से लड़के को जन्म नहीं दूंगी। उसने अपनी बात फिर दोहराई कि जब तक कोई भी लड़की असुरक्षित है, तब तक मैं अपनी कोख से लड़का नहीं जन्मूंगी। और वो मुड़ गई। उसके बढ़ते हुए कदमों को मैं देख रही थी। सच तो यह है कि उसके कदमों में मैं वो हिम्मत ढूंढ रही थी जो हर मां में नहीं होती है। पर ऐसी मां में कहीं ना कहीं होती है जो कह सके हिम्मत के साथ कि मैं लड़का नहीं जन्मूंगी। जब तक लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेता, मैं लड़का अपनी कोख से नहीं जन्मूंगी। मैं लड़का अपनी कोख से नहीं जन्मूंगी। मैं लड़का नहीं जन्मूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताएं। अरे बाप रे, अरे बाप। कविता बहुत जैसे एक प्रश्न छोड़ दिया हो उसने कि मैं लड़का नहीं जन्मूंगी। ये एक सवाल नहीं है समाज के लिए। ये तो मुझे पता था कि सुनीता बहुत अच्छा कविता लिखती और बोलती है, पर आज जो नरेंद्र ने बोला है उसने तो ऐसा दिल को छुआ है, ऐसे दिमाग पे उसने असर डाला है, मेरे तो गूज़बम्प्स होने लगे। बिल्कुल अरे बाप रे। मैं आपको घर छोड़ दूँ? थैंक यू डॉक्टर, मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ। डॉक्टर तृप्ता, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत बुझी बुझी सी लग रही हैं। क्या बात है? एक कप कॉफ़ी पी जाए? आइए आइए। हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हो? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। 2 कप कॉफ़ी ले आओ यार, अच्छी वाली। स्पेशल और दोनों के लिए स्पेशल। थैंक यू। बोलिए डॉक्टर तृप्ता, क्या बात है? और देखो, हम सिर्फ पुराने कुलीग्स ही नहीं हैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। यू कैन ओपनली शेयर विद मी क्या चैलेंज है आपके साथ। डॉक्टर आनंद, मैं आनंद को समझ नहीं पा रही। मतलब? उसने छोटी बच्ची के साथ क्या मतलब? समझ नहीं आता कि क्यों करता है आदमी ऐसा। क्यों नहीं उसे एहसास होता कि वो क्या कर रहा है। बस में, रास्ते में हर लड़की, हर औरत को आदमी की निगाहों से, उसके हाथों से बच बच कर क्यों चलना पड़ता है। इतना तो वो सड़क पर पड़ी गंदगी से नहीं बचती जितना उसे अपने आप को एक आदमी से बचाना पड़ता है। इसका क्या जवाब दूं मैं कि वो ऐसा क्यों करता है? मुझे लगता है कि आदमी को
हर लड़की, हर औरत अवेलेबल लगती है। हमारे ही प्रोफेशन में देख लीजिए ना, प्यार प्यार से डॉक्टर किसी भी नर्स की पीठ सहला जाता है, उसके बाद मजे लेता है और फिर अपने दोस्तों को बताता है, और जो सुनते हैं वो कहाँ पीछे रह जाते हैं। और अगर किसी नर्स ने ऑब्जेक्शन किया तो कितना टफ टाइम से गुजरना पड़ता है उसे, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हाँ, मैंने भी तो सहा था ना। आपको याद है एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया था मैंने, तो कितना परेशान किया था उसने मुझे। आखिर में मुझे ही रिजाइन करना पड़ा, और वो आज भी मजे से एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर बनकर घूम रहा है। सही बात है डॉक्टर तृप्ता, कुछ नहीं बदलता। कितने दुख की बात है ना, लेकिन आदमी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता। वो बस ये कहकर छूट जाता है कि मैंने क्या किया है। किसी लड़की को सारी जिंदगी का डिप्रेशन दे जाता है और कहता है मैंने क्या किया है। तो अगर मान जाएगा तो अपराधी हो जाएगा ना, इसलिए ये तो डिसाइडेड ही है, जो मर्जी कर लो मगर मानो मत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जब से इस प्रोफेशन में आई हूँ ना, काउंसलिंग के, न जाने कितनी औरतों की कहानियां सुन चुकी हूँ कि अगर उसे मैं इस समाज में बहा दूँ ना तो सागर भी शर्मिंदा हो जाए। मगर हर बार औरत भी तो सही नहीं होती डॉक्टर तृप्ता। पर सहती तो ज्यादा वही है ना तो डॉक्टर आनंद। वो तो पता नहीं, समझ नहीं आता ऐसा क्या है आदमी के शरीर में जो उन्हें इतना बेकाबू कर देता है कि उसकी तुष्टि के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकते हैं। मेरी माँ कहा करती थी, आदमी जहां से पैदा होता है ना, जिंदगी भर वहां से बाहर नहीं आ पाता। कुछ कहानियां तो मेरे दिल दिमाग में घूमती रहती हैं। मेरा नाम साक्षी है। बहुत ही हिम्मत करके आपसे बात करने आई हूं मैम। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। वो मेरा बॉस है मैम। वो काम के बहाने कमरे में बुलाकर मुझे घंटों खड़ा रखता है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन अपने आप से अश्लील बातें करता है। बहुत ही सीखे मैम। गंदी गंदी किताबों को सीन बाय सीन पढ़ता है, या फिर गंदी ऑडियो चलाकर जोर जोर से सुनता है, और फिर अपने अंगों पे हाथ फेरता है और मुझे देखता रहता है। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं उस रूम से बाहर चली जाऊं। वहां जड़ से खड़ी रहती है और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और फिर कई दिनों तक मैं ऑफिस नहीं जा पाती, लेकिन फिर उसकी कॉल आने शुरू हो जाती है और मुझे धमकियां देने लगता है कि तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह करूंगा कि तुम कहीं की नहीं रहोगी। क्योंकि वो जानता है कि मैं एक सिंगल मदर हूं और अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहां जाऊंगी। हाँ, मैंने कंप्लेन करने की कोशिश की थी अपने ऑफिस के डिपार्टमेंट में। उन्होंने मुझे पॉश की वर्कशॉप में भेज दिया। वहां की बताई गई बातों पर एक्शन लेना प्रैक्टिकल नहीं था। मैंने फिर कंप्लेन की, लेकिन जीत उसी आदमी की हुई। वो पूरे बोर्ड के सामने चिल्ला कर कह रहा था कि पूछो मैंने कभी इसे हाथ लगाया, मैंने कभी इसे अपशब्द कहा। अरे यारो दोस्तों के चुटकुले आ गए, जोर जोर से पढ़ लिया तो पता नहीं क्या जाती होगी इस मैडम के साथ। इतना ही है तो घर में रहे ना, क्यों आ जाती है कट स्लीव ब्लाउज पहन के ऑफिस में। पहले तो खुद सीड्यूस करती है और इल्जाम हम पर लगाती है। मैम, पूरा बोर्ड मेरी तरफ देख रहा था, पर मैंने तो कभी ऑफिस में साड़ी पहनी नहीं थी। मैं तो
बातें करते थे कि भाई पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। आजकल फायदा उठाने के लिए तो लड़कियां कुछ भी कर जाती है। और मैम ये कोई और नहीं, मेरी खुद की कलीग्स कह रही थी। है क्या इसका कोई इलाज मैम? नहीं है ना? है क्या कोई सॉल्यूशन? नहीं है ना? मुझे तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन समझ आता है कि मैं सुसाइड कर लूं। बट सोचती हूँ मेरे बाप, मेरी छोटी सी बेटी का क्या होगा? उसे भी मार दूं क्या? क्या जवाब दूं इसे डॉक्टर? मुझे लगता है कि हमें अपने घरों के साथ, बच्चों के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच में फ़र्क बताना पड़ेगा। लव एंड लस्ट का फ़र्क बताना पड़ेगा। बिहेवियर चेंज पे काम करना पड़ेगा। हाउ टू रिस्पेक्ट एंड बिहेव विद विमेन, ये सिखाना पड़ेगा, तभी कुछ बदलेगा। अपने पति, अपने भाई से कौन कर पाएगा ये बातें? मेरे पास एक केस आया था। एक लड़की ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे तुम्हारा भाई अच्छी नज़र से नहीं देखता, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ तुम्हारे घर में। पता है, उस लड़की ने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया, उसे नहीं समझा, बल्कि अपनी माँ के साथ मिलकर उस लड़की को इतना मारा और उसे ही कैरेक्टरलेस करार दे दिया। ट्रू, हर किसी को अपना भाई, अपना पिता, अपना पति पाक साफ नजर आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तो औरत की भी गलती है ना इसमें, कि वो अपनों के ही अगेंस्ट खड़ी नहीं हो पाती। पर किसी को तो ये सच बोलना पड़ेगा ना कि हाँ मेरे भाई ने या मेरे बेटे ने ऐसा किया है। किसी को तो रोकना पड़ेगा ना, किसी को तो ये एहसास कराना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर तिप्ता, आपको बहुत स्ट्रिक्टली अनंत से बात करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं कर सकती तो अमेश को कहो कि वो बात करे। आपको क्या लगता है कि नहीं होगी? कई बार की है डॉक्टर। अमेश तो अनंत को बिल्कुल दोस्तों की तरह ट्रीट करता है, उससे बहुत खुलकर बात करता है। लेकिन अनंत बहुत तेज है, किसी बात को एडमिट ही नहीं करता, और तो और अपनी दादी को अपने फेवर में ले लेता है। और मेरी सास, बात कोई भी हो, उन्हें तो मेरा इतिहास खंगालने का मौका मिल जाता है। जिस दिन सच्चाई पता चल गई ना, उस दिन पता नहीं क्या करेंगी वो। कैसी सच्चाई? छोड़िए। हाँ, मेरे पास एक ट्रांसजेंडर आई थी। उसकी कहानी सुनकर ऐसा लगा कि कौन है वो लोग जो हैं तो इंसान की शक्ल में, लेकिन हैं बिल्कुल हैवान। जानते होंगे आप सब मुझको, मैं मुंबई की ट्रेनों में नाचती हूँ अपनी खुशी से। रील्स में भी देखा होगा आपने मुझे। लेकिन मेरा डांस देखकर आप लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, सच बताऊं तो मेरी बस वही असली कमाई है। दिल में इतने दर्द हैं, इतने सवाल हैं। सोचती हूँ मेरा कोई पास्ट कर्म ही रहा होगा कि भगवान ने शरीर तो लड़के जैसा और आत्मा एक लड़की जैसी बनाई। मेरी माँ कभी कभी कहा करती थी कि मैं दुआ करती थी कि मेरे बेटी हो, पर तू हो गया। और मैं मन ही मन सोचती थी, माँ की दुआई तो हूँ मैं भी। मुझे नाम दिया गया दिवेंद्र और मैंने अपना नाम रखा दुआ। मैं बड़ी हो रही थी, शरीर लड़कों जैसा और हाव भाव हरकतें सारी लड़कियों जैसी। मेरे घर में ना किसी को पता भी नहीं था मैं क्या हूँ।
लेकिन बाहर वाला हर कोई मुझे एक अजीब सी निगाहों से देखता। जाने अनजाने में तो कभी जबरदस्ती मुझे छूने की भी कोशिश करता। मैं डर जाती और रोती हुई घर पर भागती, लेकिन कोई मुझे नहीं समझ पाता। नहीं सा गया तो बता दिया अपने पिता को, एक लड़के के शरीर में एक लड़की की आत्मा हूं मैं। पिता ने 1 मिनट नहीं लगाया मुझे अपने घर से बाहर निकालने में। शायद मेरी माँ को भी पता चल जाता ना, वो भी 1 मिनट नहीं लगाती मुझे अपनी इस कोख में मारने में। और रोज ये सवाल मन में मेरे तड़पता है कि हम अपने आप थोड़ी आते हैं, हमें भी तो वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो भगवान ही भेजता है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? मोहल्ले का कोई शख्स बचा हो शायद अब, जिसने मेरे साथ जबरदस्ती ना की हो, जिसने मेरी छाती पे हाथ ना मारा हो, कभी छाती पे तो कभी पीछे। इतनी घटिया हरकत करने के बाद वो हंसता, मैं डर जाती और बस कहीं दुबके रहने की कोशिश करती। वो रात का अंधेरा अभी भी याद आता है मुझको। कैसे मेरी छाती पे हाथ पड़ते थे, कैसे वो दरिंदे कुत्ते की तरह घसीटते थे मुझे, कुत्ते की तरह। क्यों होता है ये इंसान ऐसा? मैं रोज अपने शरीर के दर्द से कम और दिल के दर्द से ज्यादा गुजरती थी। जब वो आदमी मुझे मारने, मचलने, कुचलने के बाद दर्द में तड़पता छोड़ देता था ना, तो सारी हिम्मत समेटती थी और एक सवाल उससे जरूर करती थी, अरे साहेब, क्या मिलता है इतना दर्द देकर? क्या इसके बाद तुम अपनी बेटी के सिर पे हाथ फेर पाते होगे? क्या अपनी पत्नी को सीने से लगा पाते होगे? क्या ये आईना भी देख पाते होगे? जवाब में करारा सा थप्पड़ मिलता मुझको। मैं हंसती, जोर जोर से हंसती, वो खिसिया जाता, लेकिन चेहरे पे जरा सा भी गिल्ट नहीं आने देता। क्यों होता है ये आदमी ऐसा? क्यों होता है? मैंने सोच लिया था कि अब मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन नहीं, अब भगवान ने जो मुझे कर्म दिया है वो काट कर ही मरूंगी मैं भी। मैम, क्यों होता है ये आदमी ऐसा? क्यों हम जैसों की इज्जत नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? आप कभी बस में गए? बस में बहुत टाइम हो गया, कॉलेज टाइम में कभी गया होगा, अब तो मुझे याद भी नहीं। पर हर लड़की को बस में सफर करने का हर दिन याद रहता है। चढ़ते उतरते हर आदमी उसे इस निगाह से देखता है, चाहता है उसे कहाँ कहाँ से छू लूं। आदमी एक मौका नहीं छोड़ता, कभी अपना सामान जेब में रखने के बहाने उसे छूता है, तो कभी उसे छूता हुआ निकल जाता है। क्यों करता है आदमी ऐसा? क्या मिल जाता है उसे ऐसा करके? डॉक्टर आनंद, डॉक्टर तृप्ता, आप मुझे इतना एम्बैरस फील करा रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं समाज के सारे आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आज आपके सामने। सॉरी, जब मैं औरतों से ये बात करती हूँ ना कि आप अपने लड़कियों को नहीं लड़कों को कंट्रोल करो, तो वो बहुत ऑफेंसिव हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि हम उनके लड़कों पर आघात कर रहे हैं, उन्हें अपराधी कह रहे हैं। पर ये सच नहीं है क्या? हम अगर अपने बच्चों को ये बताएं कि ये एक गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है, और ऐसा करने के बाद कोई नहीं बचा पाएगा। मैं सोचता हूं कि जब ये पहला केस हुआ होगा, अगर उस आदमी को बीच चौराहे में लाके उसकी गर्दन काट दी गई होती, तो शायद ये दोबारा केस नहीं होता।
हमारी लड़कियां सेफ होती, हमारे लड़के अक्लमंद होते, मगर ऐसा हुआ नहीं। मेरा बेटा इनोसेंट है, ये सबको लगता है। सब कुछ कर सकते हैं, मगर मेरा बेटा नहीं। ये हर माँ बाप की गारंटी होती है। तो फिर आगे करें क्या? कुछ समझ में नहीं आता कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। डॉक्टर तृप्ता, अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा तो फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए चलते हैं। ना भाई, आई वॉन्ट दैट गर्ल इन माई बर्थडे पार्टी। हाँ यार, तू समझता नहीं है भाई, हिंट देती है। माय गॉड भाई, उसको देख के छोड़। सुन, प्रयास के फार्म पर पार्टी कर लेंगे। हाँ यार, आनंदी ग्रेट का बर्थडे है ब्रो। यार पार्टी मैं ऐसी दूंगा कि तुम लोग देखते रह जाओगे। पर सुन, लड़कियां और दारू रुकनी नहीं चाहिए। लड़कियां और दारू रुकनी नहीं चाहिए। भाई मैं करता हूँ बात, ठीक है? ओके हाँ 6 बजे, ठीक। ओके ब्रो, ओके। पापा, डू आई हैव एनी प्राइवेसी? पापा लड़कियां मीन्स फ्रेंड्स। अब 25 का हो जाऊंगा तो पार्टी तो बनती है। वैसे इन 25 सालों में ऐसा तुमने क्या कर लिया आनंद, जो तुम्हारे होने की इतनी बड़ी पार्टी हो जिसमें लड़कियां और शराब रुकनी नहीं चाहिए? कम ऑन पापा, आपका बेटा होना मतलब दुनिया का बेस्ट सन होना। मम्मा अपसेट है तुमसे आनंद। यार पापा, मम्मा से दादी भी अपसेट रहती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मम्मा बुरी हो गई। बेटा मैं तुम्हें बस वार्न कर रहा हूँ कि इस बार तुम्हारी कोई भी गलती माफ़ नहीं की जाएगी। वैसे तो तुम्हारी वो मिनकी वाली गलती भी माफ़ी के लायक नहीं थी, पर क्या करें, हमारे बेटे हो तो तुम्हें तो हमें बचाना ही पड़ेगा ना। पापा, मेरे बर्थडे कलर को डल कर रहे हैं। आई एम गोइंग, बट आई नो यू लव मी अलॉट। यस आई डू। मैं मम्मा का अडॉप्टेड सन हो सकता हूँ, बट आपका नहीं। आपका तो मैं सगे से भी सगा बेटा हूँ। क्यों, सही कहा ना? ओके, सो आपका क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर एक्सपेंसिव। आप मुझसे ये कहना चाहते हैं ना? लव यू पापा, बाय, लव यू, बाय। बेटा तू बड़ा अच्छा बच्चा है यार। सबके साथ ऐसा रहा करना कि जहाँ तू हो वहाँ लड़कियाँ अपने आप को सेफ फील कर सकें। अरे लड़कियों के पेरेंट्स भी उनसे कहें अनन है साथ में तो नो टेंशन, तू जा। अरे ऐसा बनना यार। ओके पापा, बाय, लव यू, आई प्रॉमिस, बाय, लव यू, बाय, लव यू टू। सर, आपका यह एहसान जिंदगी भर रहेगा मुझ पर। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Really, he's not like that. Someone must have provoked him. Yes. It happened. Won't happen again, sir. जी. Thank you, sir. Thank you so much. हाँ सर, हाँ। वो आपकी बेटी पेरिस जाने की बात कर रही थी ना? जी, सारिका पेरिस जाने की बात कर रही थी। जरूर जाएगी सर, मैं कल सुबह उसकी टिकट भेज दूंगा। अरे नहीं सर, सुनिए, आप चिंता ना कीजिए। आई हैव माई फ्रेंड्स देयर, दे विल टेक गुड केयर ऑफ हर, प्लीज डोंट वरी। सुनिए सर, आप प्लीज मेरे और मेरी बेटी सारिका के बीच में मत आइएगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और क्या क्या दिन दिखाओगे तुम आनंद। जब पहली बार तुमने हरकत की थी ना, तभी तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखा दिया होता तो आज हमारा ये घर तो ना बिका होता। क्या हुआ? रात में कहाँ चले गए थे? तृप्ता, तुमसे बात करनी। क्या हुआ? पर प्रॉमिस करो तुम ये बात बायस होकर नहीं सुनोगे। हुआ क्या है? बता दो। आओ बैठ। क्या हुआ है अमीश? एक लड़की ने हमारे बेटे अनंत के अगेंस्ट कंप्लेंट की है, पर मैंने उसका बाल बीमा का नहीं होने दिया। अनंत इज टोटली सेफ नाउ। और वो लड़की? पता नहीं, वो पुलिस वाले का फोन आया था अभी,
and he said she's still in the hospital. कौन से हॉस्पिटल में? हमें इसके पास अभी चलना होगा हमेश। दिमाग खराब है तेरा? क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई है? तुझे इतनी हमदर्दी है उस लड़की से तो तू चली जा हॉस्पिटल। मेरे बेटे को क्यों ले जा रही है? रात रात को पार्टियों में आएंगी और फिर जब कुछ हो जाएगा इनके साथ तो तोहमत हमारे बच्चों पर लगाएंगी। और इन माँ बाप को भी तो देखो ना, रोकते ही नहीं है। आग लगी हुई है लड़कियों की जिसमें। अमेश, मेरे अमन को कुछ हुआ ना तो तू देखना मैं क्या करती हूँ। माँ, वो पार्टी वाली लड़की नहीं थी, ऑफिस से घर आ रही थी, इन लोगों ने अपनी गाड़ी में घसीटा उसे। अमेश, कुछ भी हो, मेरे अनंत को कुछ नहीं होना चाहिए बस। रात रात में कैसे अपना घर बेचा है मुझे पता है। 2 करोड़ रुपए दिए हैं मिनिस्टर को। अमेश, घर तो और भी बन जाएंगे लेकिन मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए बस। यार भुवन, जस्ट चेक ना यार, कोई वीडियो शीडियो आए हो। ना ना, आई एम ओके कंप्लीटली ब्रो। माय पेरेंट्स आर सो कूल। यार पर अपने दोस्त से पूछ ना कोई वीडियो ना आ गया हो। एनी वायरल वीडियो रिलेटेड टू मी? या ऑल सेट ब्रो, माय पेरेंट्स आर सो कूल। हाँ हाँ भाई, पार्टी तो बनती है। अरे भाड़ में जा लड़की, मुझे क्या है, हट। कैसे हो? मॉम इज हियर, मैं करता हूँ बात, ठीक है? ओके 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 ब्रो, ओके। बढ़िया, आप कैसे हो? और वो लड़की? मुझे क्या पता? क्यों नहीं पता? तुम्हें क्यों नहीं पता कि वो कैसी होगी? अब क्यों किया तुमने अनन ऐसा? मम, मैंने कुछ नहीं किया। अब बस हो गया। हो गया? ये हो कैसे जाता है अनन? बोलो। जब किसी लड़की के साथ जाती करने का सोचते हो तुम लोग, कैसे? तुम क्या सोच रहे थे? अनन, मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या सोचते हो उस वक्त जब किसी लड़की के साथ ज्यादती करने का प्लान बना रहे होते हो? क्या सोचते हो? कैसे टारगेट करते हो? आज इस लड़की को किडनैप करना है या उसे वरगलाना है? डर नहीं लगता? या खुश हो रहे होते हो? कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हो कभी? दुनिया क्या कहेगी? कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा। शट अप भाभी, क्या बकवास कर रहे हो? ये वो बकवास है अनन जो तुम उस लड़की के साथ करके आए हो। उस लड़की का रेप करने के बाद उसे दीवार पर दे मारा था। पलटकर उसकी शक्ल देखी थी तुमने? दया आई थी उस पर या दोबारा टूट पड़े थे? बहुत ज्यादा हो रहा है माँ। उससे भी ज्यादा जो तुम करके आए हो। हाँ? कैसे? तब डर नहीं लगता जब ये हादसे करके आते हो? क्या सोचते हो उस वक्त? मम्मा, आप प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना मैं चला जाऊंगा। कहाँ जाओ? किसी और लड़की का रेप करने? तुम्हें पता भी है इस वक्त उस लड़की के साथ क्या हो रहा होगा हॉस्पिटल में? एक बार और रेप। ओ लड़की, कहाँ हुआ रेप? कैसे हुआ रेप? कपड़े उतार। कौन था वो? दोस्त, बॉयफ्रेंड या लिविंग में? तुम्हें मालूम नहीं कि रात में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्या करने जा रही थी रात में? पर अनन, किसी ने तुमसे कहा, ओ लड़के, यू आर अ रेपिस्ट? मम्मा, मैं रेपिस्ट नहीं हूं। यस, माय सन इज अ रेपिस्ट। प्लीज प्लीज आप चले जाओ यहाँ से वरना मैं चले जाऊंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर फालतू का इल्जाम लगा रहे हो। पता है ना, उसने भी मुझसे यही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की मुझसे पैसे लेने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। मैं उस
इंसान से मिलना चाहती थी जिसने मेरा रेप किया था आज से 25 साल पहले। आज भी वो चेहरा, वो रात भूल नहीं पाती मैं। मैं उससे मिलना चाहती थी, एक बार पूछना चाहती थी, क्या मेरा दर्द उस तक पहुंचा होगा मेरा रोना, मेरा कोसना? कैसी होगी उसकी वो रात? जैसे मेरी थी। शरीर और मन के दर्द का फर्क मिट गया था आनंद। उस रात सो पाया होगा वो। तुम तो बहुत आराम से सो रहे थे, वो भी वैसे ही सो रहा होगा ना उस रात। माँ, आप ये क्या बकवास कर रही हो? आपके साथ कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा? बताओ। आप मुझे परेशान करने के लिए कह रही हो ना सब? बताओ ना आनंद, रेप करके बहुत खुशी होती है क्या? रेप करने के बाद क्या सोचते हो? गलती हो गई या हंस रहे होते हो कि माँ बाप ने लड़कियों को तुम जैसे लड़कों के लिए छोड़ रखा है कि तुम उनका रेप करो और वो उन्हें रातों रात जेल से छुड़ा कर ले जाए, चाहे उन्हें अपना घर ही खोना। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने मुझे उकसाया था। अगर वो आराम से मान जाती, हम छोड़ देते उसे। और उसने हाथापाई शुरू कर दी थी तो। हाँ, मर्द हो ना, भला तुम्हें कोई कैसे मना कर सकता है? रास्ते में चलती मीट की दुकान है ना लड़कियां, उठाया, उनका गोश्त नोचा, चबाया और फेंक दिया उन्हें रास्ते में नाली के सामने। किस्मत अच्छी हुई तो उस चीथड़े हुए शरीर को कोई उसके घर पहुंचा जाएगा, वरना तो रास्ते के कुत्ते उन्हें जिंदा मांस के लोथड़े को अपने हाथों दांतों में फंसाए उनके साथ खेलते नजर आएंगे। टू मच हो रहा है, टू मच। जो तुम करके आए हो वो कितना मच है ना? तब डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे? जेल हो गई तो, सजा हो गई तो करियर का क्या होगा? माँ, चले जाओ वरना। शादी के बाद बीवी को पता चल गया तो? माँ, चले जाओ। वरना क्या? जब घर पर बैठकर लोग मुझे ताने दे रहे थे ना आनंद, तब उसका बाप उसे रातों रात जेल से छुड़ा कर ले गया था। हाय, छोटे कपड़े पहनकर रात को जाओगी तो ऐसा ही होगा ना? अरे ना जाने घर वाले भी कैसी रात को लड़की को घर से निकलने की छूट दे देते हैं। पर मैंने तो सारे कपड़े पहने थे, शलवार, कुर्ता, कमीज। हाय भाई, मुझे तो ये शक्ल से ही बिगड़ हुई लगती है। अरे उसका होगा क्या? इस बेचारे से कोई शादी ना करेगा। हर चेहरा मुझसे एक सवाल पूछता था। जब मेरे साथ ज्यादती हो रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था, लेकिन क्या किसी ने उस लड़के से पूछा कि जबरदस्ती का सुख लेकर कैसा लगता है? वो सुख लगता भी है या नहीं, या बस जीत लगती है? मम्मा, आप पागल हो गए हो, फालतू कहानियां बना रहे हो बैठे बैठे। आपके साथ कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा? आपके साथ कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा? आप क्या चाहते हो? छोटी सी बात के लिए मैं जेल चले जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप तो अपने रेपिस्ट बेटे को अपने को बेच कर भी बचाएंगे, जैसे अमेश ने तुम्हें बचा लिया है अपना घर बेचकर। लेकिन अब मैं इस क्राइम का हिस्सा नहीं बनूंगी। जब से तो न्यूज़ में आया है ना, किसी रिलेटिव ने मुझे फोन नहीं किया, लेकिन जब मेरा रेप हुआ था तो सारे रिश्तेदार घर पर आ गए थे। वो तो एक बार रेप करके चला गया था, लेकिन कई सालों तक उस रेप का एहसास मेरे सो कॉल्ड रिलेटिव्स और पड़ोसी कराते रहे मुझे। आज वो फिर जिंदा हो गया है। वो रात, वो चेहरा, वो लम्हा मेरे बेटे की शक्ल में।
My son is a rapist. No, mom, not rapist. Yes, you are a rapist. चलेगा? मैं क्यों चलूं उसके घर? मैं क्यों चलूं उसके घर? मेरे साथ? विच अपनी गलती की सजा भुगत रही है वो, और मैंने ऐसी सजा दी ना जिंदगी भर याद रखेगी। बिल्कुल सही कहा तूने। मैं भी उसे आज तक भूल नहीं पाई हूँ। उसने मुझे भूलने ही नहीं दिया। अमीश का प्यार अभी धीरे धीरे उस हादसे को धूमिल कर ही रहा था कि तू मेरे भीतर सजीव हो गया। क्या क्या कहा आपने? मम्मा, आप झूठ बोल रही हो ना? मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं तुझे अबॉर्ट करा दूं, पर रमेश ने ऐसा करने नहीं दिया। उसने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेकर मुझसे शादी कर ली। एक एक दिन मुझ पर भारी होता था। हर दिन हर पल तुम मुझे उस घिनौनी रात की याद दिलाते थे। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हो मम्मा, आप झूठ बोल रही हो। प्लीज बोलो ना, आपका बेटा हूँ। पापा, दादी, पापा देखो मम्मा क्या बोल रही है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। पापा बोल, दादी देखो मम्मा क्या बोल रही है, उनका बेटा नहीं हूँ। मम्मा मैं आपका बेटा हूँ ना। मम्मा प्लीज, मम्मा वो लड़की आपकी बेटी नहीं है। पापा वो क्या बोल रही है यार, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। पापा क्या, पापा आप मेरे पापा, कोई दूसरा मेरा पापा कैसे हो सकता? पापा प्लीज, मम्मी, दादी बोलो ना, दादी प्लीज बोल दो। दादी मेरे क्या बोल रही है? दादी नहीं, वो बोल रही है मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मम्मी प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं बोल दो, आप झूठ बोल रहे हो। प्लीज आप प्लीज बोलो, आप झूठ बोल रहे हो। मम्मी प्लीज आप बोलो ना। पापा वो क्या बोल रही है? पापा बोलो ना प्लीज, आप झूठ बोल रहे हो। मम्मी प्लीज प्लीज। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लिया तुमने? एक बार फिर सोच लो तृप्ता, ये हमारे और हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। सवाल हजारों लड़कियों की अस्मिता और इज्जत का है। अगर आज मैंने अपने बेटे को सजा नहीं दी ना, तो मैं जिंदगी भर कभी किसी बच्ची, किसी लड़की से नजर नहीं मिला पाऊंगी। आज मुझे मत रोकना। आई एम सो सॉरी मम्मा। बहुत देर हो गई। मम्मा आई एम सो सॉरी। पापा, पापा मम्मा को बोलो ना, आई एम सो सॉरी। मम्मा आई एम सो सॉरी। मम्मा प्लीज। आप ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीमारी का इलाज। पापा मम्मा क्या कर रही है? देखो ना। मैं डॉक्टर तृप्ता अमीश बोल रही हूँ।
साथ सही किया या गलत, पर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे इंसान को हमारे समाज में रहना चाहिए? इस सवाल पर तो सिर्फ चुप्पी सुनाई देती है। जिस लड़की के साथ जबरदस्ती होती है उसका चेहरा तो पूरा देश देखता है, पर उस लड़के का चेहरा काले कपड़े से ढक दिया जाता है, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल होता है। सारा समाज उसकी इज्जत बचा रहा होता है, पर यही समाज उस लड़की की तार तार हुई इज्जत के साथ पूरी जिंदगी खेलता है। पर उस लड़के का कोई बायकॉट करता है क्या? उसके दोस्त उससे दूरी बनाते हैं क्या? या उसके घर वाले उसे ताने देते हैं क्या कि अब तेरा क्या होगा, तुझसे कौन शादी करेगा? नहीं, वो तो समाज में एक सभ्य इंसान की तरह अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है। मरती तो वो लड़की है जो उसके मजे का शिकार हुई होती है। बाहरी दुनिया का इतना विश्वास करती थी भैया मैं आप पर। माँ ने मुझे सिखाया था बैड टच गुड टच। मुझे तो पता था भैया, पर आपको नहीं पता था। आप मुझे बैड टच कर रहे थे, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इतना विश्वास करती थी। क्या किया भैया आपने, क्यों किया भैया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों होता है इतना कमज़ोर आदमी जो अपने अंदर के अंग को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और लड़की देखते ही छटपटा जाता है और फिर ज़बरदस्ती करके ही शांत होता है। एंड आफ्टर दैट नो गिल्ट। एंड जो लोग इतना भी नहीं कर पाते वो भद्दे कमेंट्स और गंदे गंदे चुटकुले करके अपने आप को शांत करते हैं। क्या है ये आदमी जो अपने सर्वोच्च सुख के लिए किसी की अस्मिता लूटना चाहता है, चाहे जबान से हो चाहे हाथ से। लड़कियां भी कम नहीं है आजकल, बेचारे लड़कों को फंसा देती है, ब्लैकमेल करती है। मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। जरा रेशो चेक करे, 2-4 लड़कों के साथ ही हुआ है ऐसा कि उनकी बीवी ने टुकड़े करवा के मार के फेंक दिया हो। क्या ये रोज के किस्से हैं? और जो बरसों से जलाकर मार देने की प्रथा, जबरदस्ती करने की प्रथा, इसके तो हम लोग आदी हो गए। अभी हमें खबरें नहीं लगती, ये तो हमारी लाइफ का रूटीन है। मेरा भी दिल दुखा था अनंत को देखकर, आपका भी दुखा होगा। अब ऐसे किस्से होने लग गए कि लड़के मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो आपके दिल दुखने लग गए और लड़कियों के लिए कोई नहीं। मेरा दुखा था अनंत को देखकर दिल। क्या आपका दुखा था? आपका दुखा था? क्या आपने कुछ सीखा? क्या आपने कुछ सीखा? नहीं। सीखो कि बहिष्कार होगा ऐसे लड़कों का जो समाज को गंदा करते हैं, जो समाज को नीच कर देते हैं। अपने गांव, अपनी बस्ती, अपनी झोपड़ियों में रखने लायक नहीं है ये लड़के। खबर तो रोज पढ़ते हैं अखबार में और करके रह जाते हैं। इस पर कोई बात नहीं करते, कोई सभा नहीं करते, कोई गोष्ठी नहीं करते। अपनी बहन, पत्नी, बेटी के घर आने पर डरते हैं, उन्हें डांटते भी हैं। पर क्या कभी अपने भाई, पति, बेटे के घर आने पर डर लगा है? कभी डांटा उसे? कभी कहा कि अगर कोई ऐसी ऐसी हरकत हुई तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा या नहीं दूंगी? नहीं करते। हम अपने घर पर अपने भाई से, अपने पति से, अपने बेटे से ये बात ही नहीं करते। पर वक्त आ गया है, हमने अपने घरों पर ये बात करनी पड़ेगी। अपने घर के मर्दों को कहना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमें अपने बच्चों का कसूर नजर नहीं आता और पराई बेटी के कैरेक्टर पर हम पूरे का पूरा दीवान लिख जाते हैं। दादी नानी से ऊपर उठकर हम अच्छे इंसान क्यों नहीं बन पाते? शर्मिंदा हूं मैं ये सोचकर
कि मैं अनन की हर अच्छी गलत बात के ऊपर पर्दा डालती रही। सच तो ये है कि मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ जितना अनन। अमीश जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में, जिसने मेरी मरी हुई आत्मा को जिंदा कर दिया। अमीश के साथ कितना सेफ महसूस करती हूँ मैं, लेकिन अनन, तुम ऐसे नहीं हो सके जिसके साथ कोई लड़की सेफ महसूस कर सके। शायद मुझसे कहीं चूक हो गई तुम्हें संस्कारी बनाने में। जेल में डलवा देना इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि तुम भविष्य में ऐसा नहीं करते, लेकिन अब मैं श्योर हूं कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे। मैं जानती हूं ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या है सॉल्यूशन वो भी तो कोई बता दे। मैं तो हार चुकी हूं। पुलिस। मैं एक बार फिर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके जा रही हूँ। माँ, अमीश और अनन का ख्याल रखिएगा। सॉरी अनन, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं आज अगर तुम्हें सजा नहीं देती तो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। मैं भी जा रही हूँ अपनी सजा काटने। आप सबका यहाँ आने का, इतने ध्यान से, इतने प्यार से, इतने जुलूस से हमारे इस नाटक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। May I request you all to sit down, please? Time for the credits. शुरुआत करते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले मिंकी के किरदार में मेरी दाहिनी तरफ शताक्षी। मिंकी की माँ माउलू के किरदार में बबूशा। वेटर का रोल अदा किया साहिल ने। मीनाक्षी ने निभाया साक्षी का किरदार। ट्रांसजेंडर के रोल में मेरे दोस्त डॉक्टर आनंद का रोल प्ले किया डॉक्टर राजीव टंडन ने। हमारी बहुत अनुभवी कलाकार दादी के रोल में थी रेनू जी। तृप्ता की माँ के रोल को निभाया डॉक्टर राजकुमार। अनंत और मेरे बेटे का रोल प्ले किया तालियों के थम जाने के बाद हार्दिक। और मैं चंद्रकांत कविता पाठ
हमारे बीच में किया डॉक्टर नरेंद्र जोशी ने। कोई भी नाटक, कोई भी प्ले, कोई भी थिएटर उन लोगों के बिना कभी कंप्लीट नहीं होता जो स्टेज के पीछे रहकर बहुत सारा काम करते हैं। उन लोगों के लिए जोरदार तालियां। लाइट एंड म्यूजिक पर योगेश अग्रवाल जी, अमन, अक्षय, केशव, तारा सिंह सभी बैक स्टेज पर रहे जिन्होंने तैयार किया और सीन से बदलते रहे। राधेश्याम, राधे जी और नरेश जी, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। रिसेप्शन पर थे हर्ष, प्रियंका, ओजस्विनी और हमारी विभा। हर्ष एंड ओजस्विनी, where are you? Please come, प्रियंका। एक व्यक्ति हैं जो इस मंच को बिल्कुल एक सूत्रधार की तरह संभाले रहती हैं, हमारी गलतियों को माफ करती हैं, हमारी भूल को बिल्कुल सीधे मुंह से पॉइंट आउट करती हैं, डांटती भी हैं और बहुत दुलार से इस पूरे मंच को संभालती हैं। हमारी चीफ डायरेक्टर नवज्योति। और आखिर में मेरा फेवरेट डायलॉग इस मंच की और इस प्ले की लेखिका, निर्देशिका, हमारी बहुत प्यारी और हमारी बहुत डांटिका, बहुत डांट मारती है, सुनीता अग्रवाल। बहुत भारी भरकम तो नहीं लगा है? आप थोड़ा करीब आ जाओ यार। बहुत ऐसे लगा हुआ यार कि ये क्या बकवास कर दी है ना। बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, उसके बाद कास्ट, और सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करने का दिल करता है जो हम अपनी लाइफ में कभी नहीं करते अपने हस्बैंड्स को। आई वांट टू लाइफ कैसी भी चल रही हो, मैं कहती हूँ एक प्ले है देखना जरा, मतलब रात के 2-3 बजे कहती हूँ लिखा है कुछ, कर लो फिर, पता है बहुत पैसा खर्च होता है, कर लो, और वो कर लो से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। एंड सचमुच मेरे मतलब मैं अगर रो पड़ूँ तो बस मैं बोल जाऊँगी, बिकॉज मेरी ये जो है ना आर्टिस्ट एक बार में उठ के चले आते हैं, और ना तो करने का मतलब ही नहीं है, कुछ नखरे होते हैं, बट ऑलवेज आई ग्रैटिट्यूड। Last but not the least, from all of us, a big thank you to all of you. Thank you. इस बार पता नहीं लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, माइसा ने जेपीस को सुनना ही नहीं चाहता था इस शब्द को, पर फिर भी आप लोग आए, जो मैं दोबारा कह रही हूँ, थैंक यू सो मच। तो अब आपके लिए स्टेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आपका मियां त्रिकता के अमीर जैसा ही है मुझे लगता है।
देखो तो वैसे ही है।